जो लास्ट वीडियो था वो इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन ऑफ लाइट था। भाई लाइट क्या है उसके बारे में बताया था। उसके बाद लाइट अगर किसी सरफेस पे पड़ती है तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन होता है। तो चलो हम देखते हैं आज रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? तो चलो देखते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है भाई? तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मतलब क्या भाई? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट कैसे होगा भाई? किसी मीडियम पे फॉर एनी ऑब्जेक्ट अगर देखा जाए लाइट पड़े और जस्ट उसको बाहर जाने का रास्ता ही ना हो, अंदर जाने का रास्ता ही नहीं हो, तो रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिक होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये बोर्ड पर जो लाइट पड़ रही है ये अंदर तो जा नहीं पाएगी, उसके पास ऑप्शन नहीं है, तो जस्ट वापस आएगी तो रिफ्लेक्शन ही होना है। तो ओपैक बॉडी जितनी भी होती है उसके अंदर रिफ्लेक्शन तो तय है भाई, रिफ्लेक्शन ही होगा। और अगर देखा जाए कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ले लिया जाए, जैसे मान लो ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है कि नहीं, इधर ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, तो अगर इसके अंदर देखा जाए तो ये इसके अंदर क्या होगा भाई? रिफ्रैक्शन होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है भाई? ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट होगा तो लाइट जाएगी और बाहर निकल जाएगी। लेकिन एक बात बताऊं, रियलिटी ये है कि इसके अंदर अगर सिर्फ रिफ्रैक्शन होता, मतलब लाइट जाकर वापस जस्ट बाहर निकल जाती, तो ये चीज आपको दिखता ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज आपको दिखती है सिर्फ रिफ्लेक्शन की वजह से। उसका मतलब ये है कि रिफ्लेक्शन का होना जरूरी है किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखने के लिए। बिना रिफ्लेक्शन की कोई ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। तो जो दिख रहा है वहां पे रिफ्लेक्शन है जरूर, चाहे वो ट्रांसपेरेंट हो, चाहे वो कैसी भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो ओपैक हो। पूरा क्या है, एक तरीके से एक तरफ पूरा लेप लगा हो, एक तरफ पूरा कोटिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये रिफ्लेक्शन जो होता है ना, चाहे कोई प्लेन मिरर ले लिया जाए, चाहे कोई आप प्लेन मिरर ले लो, सही बात है, चाहे कोई प्लेन सरफेस ले लिया जाए, या फिर कैसा भी ले लो, चाहे प्लेन सरफेस ले लो, चाहे डिफ्यूज सरफेस ले लिया जाए, ये बहुत छोटी सी बात है, 8th में पढ़ते थे, चाहे डिफ्यूज सरफेस लिया जाए, चाहे प्लेन सरफेस लिया जाए, दोनों में क्या देखोगे? जो रिफ्लेक्शन का जो सब कानून होता है ना, जो लॉ होता है, सब में एक जैसा दिखेगा। इसके अंदर भी लाइट जितने एंगल से जाएगी वैसे वापस, जैसे आएगी वैसे वापस, जैसे जाएगी वैसे वापस, और इसके अंदर भी सेम कहानी होगा, जैसे जाएगी वैसे वापस। लेकिन ये जो दिखने में ये थोड़ा सा क्या लगेगा? थोड़ा डिफरेंट दिखेगा, लेकिन जो रूल रेगुलेशन है वो दोनों का सेम रहता है। तो इररेगुलर शेप हो, ये इररेगुलर शेप है, चाहे रेगुलर शेप हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो सेम होगा। तो आगे चलकर ये भी पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई। तो 2 लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के, अभी जस्ट इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, अगर मैं देखा जाए यार इसका बेहतरीन एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? बेस्ट एग्जाम्पल क्या है भाई? तो बेस्ट एग्जाम्पल है मिरर। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मिरर। मिरर का इन्वेंशन एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जस्टस लिबर्ग, है कि नहीं? हो सकता नाम लेने में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंशिएशन हो सकता है, ठीक है। तो जस्टस लिबर्ग जो 1676 में उन्होंने इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया था भाई? एक केमिस्ट थे जस्टस लिबर्ग, क्या है? एक केमिस्ट थे, केमिस्ट्री में महानता हासिल करने वाले इंसान थे। लेकिन उन्होंने फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में ये मिरर का इंट्रोडक्शन उन्होंने नहीं किया था। उन्होंने क्या किया? सिल्वर नाइट्रेट, भाई जाहिर सी बात है केमिकल, तो केमिकल का यूज किया था उन्होंने, एक कोटिंग कर दिया था। उन्होंने क्या किया था? ये जो प्लेन सरफेस, प्लेन मिरर लिया था, नॉर्मली ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया था, और ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर पीछे की तरफ एक तरफ क्या किया उन्होंने? सिल्वर कोटिंग कर दिया था। और सिल्वर कोटिंग की वजह से क्या हुआ? लाइट जाकर जा नहीं पाती थी, क्रॉस नहीं कर पाती थी, तो मजबूरी में फिर वापस आती थी, तो उससे बेस्ट रिफ्लेक्शन मिला। तो वहीं से मिरर का आगाज हुआ, वहीं से मिरर का समझ लो इन्वेंशन हुआ। तो मिरर का इन्वेंशन समझ लो अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ यार, 1676 है कि नहीं? 300-400 साल, 350 साल तक हुआ बस, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ? लाइट जाती थी, 10 वापस आ जाती थी। इसकी वजह से क्या हुआ भाई? मिरर का समझ लो इन्वेंशन हो गया। अब ये जो मिरर है ना, ये 2 तरीके से होते हैं। बाद में उन्होंने तो प्लेन मिरर, नॉर्मली चलो एक मिरर बना दिया कि भाई कोई भी चीज क्या है, जस्ट एक तरफ से कौन सा लेप लगाया जाए, कौन सा कोटिंग किया जाए, तो उन्होंने बोल दिया सिल्वर। आजकल एल्यूमिनियम भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये जो मिरर है वो कितने तरीके से होते हैं? जो आप घरों में देखते हो प्लेन मिरर सिर्फ वही होता है? तो पता चला नहीं, डॉक्टर्स लोग भी यूज करते हैं, गाड़ियों में भी यूज किया जाता है मिरर्स। तो दो मिरर अगर देखा जाए तो 2 तरीके से होते हैं। नंबर 1 होता है भाई
प्लेन मिरर। नंबर 2 होता है स्फेरिकल मिरर, जिसको हम लोग कर्व्ड मिरर भी बोलते हैं। तो इसको क्यों ना प्रैक्टिकली देख लिया जाए पूरा पूरा, है कि नहीं? प्रैक्टिकली देखेंगे तो वो बात समझ में आ जाएगा रियल में क्या है भाई, उसके बाद बात करते हैं। मिरर जो आप घरों में देखते हो नॉर्मल, उसको प्लेन मिरर बोलते हैं। तो मिरर दो तरीके से होते हैं, जो आप घरों में देखते हो वो प्लेन मिरर होता है, लेकिन कभी आपने गाड़ी पे देखा, गाड़ी के जो रेयर मिरर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो आपका स्फेरिकल मिरर कहलाता है। लेकिन स्फेरिकल मिरर दो तरीके से होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। आपने देखा, देखो टॉर्च में, टॉर्च के अंदर जो मिरर इस्तेमाल किया जाता है, जो डेंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं, वो कॉनकेव मिरर होता है। तो मिरर, उसको अगर हम लीनियर डायग्राम बनाएंगे तो लीनियर डायग्राम तो पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अगर उसको देखा जाए तो देखो 3 तरीके से ये मिरर होते हैं हमारे। तो ये होता है प्लेन मिरर, ये आपका प्लेन मिरर होता है, क्योंकि ये पूरा पूरा सच में प्लेन होता है। और दूसरा ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर थोड़ा सा उठा होता है, ठीक है, और ये होता है कॉनकेव मिरर, और ये थोड़ा सा क्या होता है, धंसा होता है, ये अंदर की तरफ गुफा की तरह बना होता है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर होता है। प्लेन मिरर के अंदर खासियत क्या होती है कि इसके अंदर जो इमेज होता है ना, वो डिक्टो सेम बनता है जैसा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हमारे पास एक, ठीक है, हाइलाइटर है, इसको देखो, जो ऑब्जेक्ट जैसा जितना बड़ा हाइलाइटर है उतना ही बड़ा दिख रहा है, देखो जितना बड़ा हाइलाइटर है उतना ही बड़ा दिख रहा है, किधर भी कर रहा हूं मैं बस, हाँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे यही मार्कर पीछे है, तो इसको हम लोग वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। ये इमेज कौन सा है, वर्चुअल इमेज। और ये खासियत क्या काम करता है, देखो एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा होता है, देखो एम्बुलेंस में वो ऐसे इन्वर्टेड, पार्शियली इन्वर्टेड लिखा होता है, क्योंकि ये क्या काम करता है, ये मिरर क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट को ऐसे कर देता है, देखो ऐसे है, ऑब्जेक्ट के ऐसे कर देता है, हमें दिखता है ऐसे, लेकिन रियल में ये हो जाता है ऐसे, ठीक है, इसको पार्शियली इन्वर्टेड कर देता है। दूसरा मिरर है हमारा ये जो कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों क्या कहलाते हैं, स्फेरिकल मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या काम करता है, ये एटीएम में इस्तेमाल किया जाता है, सिक्योरिटी पर्पस से इस्तेमाल किया जाता है। इसका वजह क्या है, देखो ये कॉन्वेक्स मिरर के अंदर चीजें देखो पूरी पूरी साफ सुथरी इरेक्टेड दिख रही हैं, सीधी सीधी दिख रही हैं, और पूरा पूरा एक साथ में देखो ना, पूरा बाजू का जो भी चीज है पूरा पूरा यहाँ पे आ रहा है। तो ये क्या खासियत करता है, ये चीजों को पूरा एक साथ में कंबाइन कर देता है। मतलब किसी बिल्डिंग में अगर एक जगह यूज करेंगे तो सारा चीज दिखेगा, किधर से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो इसके लिए इस्तेमाल होता है। और अगर इसको देखा जाए तो रेयर मिरर में भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गाड़ी में थोड़ा सा ऐसे कर दे सेट, तो पूरा बाजू आजू किधर किधर का जो भी आ रहे हैं लोग दिखते हैं, ठीक है। और ये एक इसके अंदर खासियत होती है, कभी भी रेयर मिरर में आपने ये देखा होगा, देखो ना, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो रियल में क्या होता है, ये क्या लिखा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट मिरर में दिख रहा है वहां पे, यहाँ पे जो दिखता है वो क्लोजर दिखता है, हालांकि रहता है दूर में, तो जैसा होता है उससे ज्यादा नजदीक दिखता है। तो इससे फायदा क्या होता है, इंसान पहले से ड्राइविंग से अलर्ट हो जाता है कि नहीं। तो अगर देखा जाए इसका क्या है भाई, बड़ा बड़ा जो बस ट्रक कितना भी बड़ा चीज हो, मैं सोच लिया, मैंने आपको बोला बिल्डिंग, पूरा बिल्डिंग एक जगह दिखने लगती है कि नहीं, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ये जो है तीसरा हमारा कॉनकेव मिरर, ये इस्तेमाल किया जाता है, मालूम है, नॉर्मली डेंटिस्ट लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, या हेडलाइट में इस्तेमाल किया जाता है, टॉर्च में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसको जो है कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, लाइट को कन्वर्ज करके एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर देता है। और इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, ये पूरा पूरा फैला देता है लाइट को, तो ये कन्वर्जिंग होता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करेगा। लेकिन इसके अंदर खासियत क्या है, आप थोड़ा सा, जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑब्जेक्ट ये है ना, ये वहां पे दिख रहा होगा लेकिन उल्टा दिख रहा होगा, देखो ना, ये उल्टा दिखेगा। लेकिन अगर हम बहुत दूर चले जाएंगे, ऐसे बहुत दूर चले जाएं, तो जो मिरर दिखेगा ना, जो ऑब्जेक्ट दिखेगा वो पॉइंट दिखेगा, थोड़ा करीब आओगे तो थोड़ा सा दिखेगा, लेकिन उल्टा ही दिखेगा बार बार, थोड़ा सा जितना ये ऑब्जेक्ट का साइज है उससे थोड़ा छोटा दिखेगा, थोड़ा और करीब आएंगे, ठीक है, थोड़ा बड़ा दिखेगा, लेकिन क्या होगा, उल्टा ही दिखेगा। लेकिन और थोड़ा करीब आओगे तो इसमें भी उल्टा ही दिखेगा, लेकिन इमेज बड़ा दिखेगा। लेकिन और ज्यादा करीब आ जाओगे तो क्या होगा, इमेज अभी क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, इमेज सीधा हो जाएगा और सीधा सीधा दिखने लगेगा। तो भाई इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है कि इमेज फॉर्मेशन, कितने तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है कॉनकेव मिरर के अंदर, तो 6 तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। हम लोग ऐसे क्या डायग्राम, रे डायग्राम बना के इसको पढ़ते हैं। ये जैसे ये तो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव मिरर को जस्ट गुफा की तरह बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या काम करते हैं, अलग अलग सिचुएशन डेवलप करते हैं कि भाई अगर मान लो ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर है, ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, ऑब्जेक्ट फोकस पर हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, तो ये सिचुएशन क्रिएट करते हैं। जो यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो ना, एग्जैक्टली उसी को हम 2 डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड रे डायग्राम,
रे डायग्राम में उसको बना देते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है ना इतना स्पीशियस मिरर को अपने साथ में रखना और उसको देखना क्या हो रहा है। तो हमें थ्योरेटिकल पढ़ाई करना पड़ता है। थ्योरेटिकल में क्या होता है, रे डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों मिरर का चलो देखते हैं ना, इसका एक बड़ा फॉर्म, बड़ा सा मिरर, मेरे साइज इतना बड़ा मिरर देखते हैं और उसके अंदर सब कुछ बहुत डिक्टो ऑब्जर्व होगा और उसी को हम लोग फन मिरर भी बोलते हैं, क्योंकि बड़ा जब ज्यादा साइज कर दोगे और उसके अंदर थोड़ा कॉनकेव कॉन्वेक्स मिला दोगे तो एक फन मिरर का काम करता है। तो उसको चलो देखते हैं। तो यहां पे देखा जाए ये कॉन्वेक्स है, एक साथ में देख लेते हैं, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। तो देखो कॉन्वेक्स में चीजें क्या होती है, पूरा बाहर का जितना भी पीछे का बैकग्राउंड आ जा रहा है, लेकिन ये जो कॉनकेव है ना, ये कॉनकेव क्या काम कर रहा है, देखो जो थोड़ा सा अंदर से धसा हुआ है, तो इसके अंदर क्या होगा, इमेज अलग अलग तरीके से बनता है। जैसे जैसे मैं इससे दूर जाता जाऊंगा वैसे वैसे क्या है, मैं उल्टा दिखूंगा, उसके अंदर उल्टा दिखता जाऊंगा। और मैं ये डिपेंड कर रहा है कि अगर मैं कहां पे हूं, मैंने बताया था लास्ट टाइम पूरा, लेकिन यहां पे दिखेगा भाई बड़ा सा, मैं देख सकता हूं। बहुत ज्यादा दूर चला जाऊंगा तो पॉइंट की तरह दिखूंगा, थोड़ा नजदीक आ जाऊंगा तो थोड़ा दिखूंगा, उसके बाद और बड़ा दिखूंगा, उसके बाद अगर और करीब आ जाऊंगा तो और बड़ा दिखूंगा, उसके बाद जब बहुत ही ज्यादा करीब आ जाऊंगा तो क्या करेगा, देखो इसका एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता हूं, ये सबसे बड़ा है। यहां पे करीब आ जाऊंगा तो कितना बड़ा सा दिखने लगता हूं, देखो ना, क्योंकि ये क्या काम करता है, इमेज को बहुत बड़ा कर देता है। तो शेविंग मिरर के लिए इस्तेमाल होता है भाई ज्यादातर, है कि नहीं। तो बहुत ही ज्यादा बड़ा फॉर्म कर देता है। तो ये हमारा जो है कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो गया, है कि नहीं। तो आपने क्या देखा प्रैक्टिकली, बताओ प्रैक्टिकली क्या देखा आपने, देखा प्लेन मिरर कैसा है भाई। प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज था वो सेम बन रहा था, हमने हाथ ऐसा किया तो क्या हुआ, इमेज जैसा था, मेरा हाथ जितना बड़ा तो उतना ही बड़ा दिखा। तो प्लेन मिरर जो है वो कहां पे इस्तेमाल किया जाता है भाई, प्लेन मिरर जस्ट एक डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल किया जाता है, घरों को बड़ा दिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। छोटा सा घर रहेगा, मॉल वगैरह में देखो ना प्लेन मिरर का कितना ज्यादा यूज करते हैं। तो प्लेन मिरर से क्या होता है ना, ऑब्जेक्ट जो है जितना बड़ा है उतना ही बड़ा दिखता है, कुछ उसमें फेकम फाक नहीं होता है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ एडिशन करके आता है। लेकिन क्या है ना, प्लेन मिरर को नॉर्मली क्या, सुबह सुबह आप अपनी शक्ल देख रहे हो तब भी प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं भी शो के लिए भी लगाते हैं प्लेन मिरर को, क्योंकि शेप तो सेम का सेम बनता है कि नहीं। अब अगर और प्लेन मिरर की खासियत देखो, अगर मान लो प्लेन मिरर को आप क्या काम करो, एक साथ में जोड़ दिया जाए, दो प्लेन मिरर को अगर एक साथ में जोड़ दो तो क्या होगा, कुछ इमेजेस डिफरेंट बनने लगेंगे। मतलब एक ऑब्जेक्ट रखोगे चार दिखने लगेगा, तीन दिखने लगेगा। तो ये नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन क्या होता है भाई, प्लेन मिरर की वजह से कई मल्टीपल इमेजेस बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इससे भी प्लेन मिरर से ये सब बहुत बड़े बड़े फायदे हैं अगर देखा जाए। नॉर्मली जो है मॉल्स, घरों में लोग इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर। तो ब्रिटेन में तो छोटा सा घर होता है लेकिन वो घर बहुत बड़ा दिखता है। वो लोग क्या करते हैं, हर जगह प्लेन मिरर का यूज किए रहते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, घर बहुत बड़ा दिखता है। और यहां तक कि प्लेन मिरर को अगर थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से यूज कर लो तो क्या इनफाइनाइट वेल का नाम सुना होगा ना, वेल। तो इनफाइनाइट वेल का इंट्रोड्यूस किया जा सकता है भाई। कोई उसका क्या है, कोई लिमिट ही नहीं दिखेगा कितना गहरा है। तो ऐसे घर कितना बड़ा है पता ही नहीं चलेगा। तो ये सब सिस्टमेटिक तरीके से ये सब क्या है बनाया जाता है। ये सब चीजें प्लेन मिरर का बहुत ज्यादा रियल लाइफ में इस्तेमाल है और मैंने आपको दिखाई दिया प्रैक्टिकली कैसे क्या होता है। और दूसरी बात यह है कि जो प्लेन मिरर है या कोई भी मिरर हो, मिरर का कोई लॉज है भाई, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो सबसे पहली बात तो हमें यह जानना चाहिए कि जो ठीक है आपने प्रैक्टिकली देखा, लेकिन रियलिटी में अगर देखो जाए उसको रे डायग्राम में अगर बनाया जाए, जो आपने प्रैक्टिकली जो देखा अभी जस्ट आपने देखा उसको अगर रे डायग्राम में बनाया जाए तो अभी रे डायग्राम में बनाना और प्रैक्टिकल में कितना फर्क है। आपने मिरर को कितना साफ देखा ना, लेकिन अगर उसको रे डायग्राम में बनाया जाए तो बेटा सिर्फ ऐसे नॉर्मली देखो ना, ऐसे कर दिया बस, और उसपे क्या है यही कोटिंग लगा दिया, पीछे की तरफ कोट कर दिया बस, सिल्वर कोटिंग, हो गया प्लेन मिरर, प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। क्यों, यही होता है रे डायग्राम। मतलब रे डायग्राम जो आप पढ़ाई कर रहे हो और जो रियलिटी में देख रहे हो यही फर्क है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, रियलिटी में देखो फिर उसको यहां पे आओ, थ्योरेटिकल पढ़ाई करो तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका क्या खासियत होती है प्लेन मिरर की भाई, कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो सीधा सीधा दिखता है। जैसा ऑब्जेक्ट, मान लो एग्जांपल के लिए यहां पे एक ऑब्जेक्ट रहेगा, मान लो ये दूरी है 20 सेंटीमीटर, एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट है यहां पे 20 सेंटीमीटर दूरी पर एक रखा हुआ प्लेन मिरर के जस्ट सामने। तो आप क्या देखोगे कि यहां पर वही ऑब्जेक्ट, यहां पे अगर मान लो मैं A1 2 लिख रहा हूं तो यही ऑब्जेक्ट यहां पे 2 1 करके आएगा। बेटा ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, कुछ वजह है, ठीक है।
सेम 20 सेंटीमीटर पीछे, मिरर के पीछे वही ऑब्जेक्ट दिखेगा, लेकिन वो पलट चुका होगा। ये 1-2 था तो वो 2-1 हो चुका होगा। तो 2-1 का मतलब होता है बेटा लैटरली इन्वर्जन। ठीक है, तो लैटरली इन्वर्टेड हो जाएगा। लैटरली इन्वर्टेड मतलब क्या, ऐसे है, ऐसे हो जाना। तो इसीलिए एम्बुलेंस देखो ना, एम्बुलेंस पे जो लिखा होता है एम्बुलेंस, वो लैटरली इन्वर्जन लिखा होता है। अब उसके बाद जो ग्लास होता है, जो गाड़ी आगे होती है, ठीक है, वो क्या ग्लास में देख लेती है एम्बुलेंस, वो क्या होता है, लैटरली इन्वर्ट करके आ जाता है। तो अगर इन एम्बुलेंस सीधा सीधा लिखे रहेंगे तो जो गाड़ी आगे जा रही है उसमें पीछे वाली गाड़ी जो एम्बुलेंस रहेगी उसमें दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए पहले ही से लैटरली इन्वर्जन फॉर्म में लिख देते हैं एम्बुलेंस। और उसकी वजह से क्या होता है, जो गाड़ी आगे चलाता है, देखा शीशे में देखा तो उसमें एम्बुलेंस सीधा सीधा दिख कर आ जाता है। तो ये प्लेन मिरर की खासियत होती है भाई। प्लेन मिरर क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट को लैटरली इन्वर्ट कर देता है। दूसरी बात यह, प्लेन मिरर क्या काम करता है, ऑब्जेक्ट को ऐसा दिखाता है पीछे की तरफ, मिरर की पीछे की तरफ दिखाता है, मिरर के अंदर दिखाता है ऑब्जेक्ट को। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। स्क्रीन पर नहीं दिखता है ऑब्जेक्ट, वो कहां दिखता है, पीछे की तरफ दिखता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो वर्चुअल इमेज और रियल इमेज में क्या फर्क है बेटा, रियल इमेज मतलब क्या हुआ, जो जस्ट मोबाइल स्क्रीन ले लिया जाए तो मोबाइल स्क्रीन पे जो भी चीजें हैं, जो भी डिस्प्ले है, वो पूरा पूरा सीधा सीधा स्क्रीन पर दिखता है। तो अगर स्क्रीन या सामने दिखता है, यहीं पे इमेज बने, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज। और अगर पीछे की तरफ इमेज बनता है, बिहाइंड द मिरर, देन वी कैन से दैट इज वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में बहुत बड़ा फर्क है, ये जानना चाहिए। उसके बाद इन्वर्टेड भी होता है, इरेक्टेड। देखो इसको बोलते हैं इरेक्टेड। इरेक्टेड मतलब भाई जैसे था वैसे सीधा का सीधा दिख रहा है। लेकिन कुछ और आगे चलकर स्फेरिकल मिरर देखोगे, आपने देखा ही ना, देखो प्रैक्टिकली देखा, उसमें क्या हो रहा था भाई, उसमें इमेज क्या हो रहा था, पलट जा रहा था, उल्टा हो जा रहा था, है कि नहीं। तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब यहां पे सवाल ये है कि प्लेन मिरर क्या काम करता है भाई, जस्ट ऑब्जेक्ट को लैटरली इन्वर्ट कर देता है, लेकिन साइज को सेम रखता है और पीछे की तरफ ऑब्जेक्ट को दिखाता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, लेकिन सवाल है कुछ, सर आपकी शक्ल तो जैसे थी वैसे दिख रही है सर, ये क्यों नहीं पलट रहा है। बेटा गॉड, थैंक्स टू गॉड मैं पहले बोलना चाहूंगा, उन्होंने क्या किया, हमारे 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 शक्ल को, हमारे बॉडी को क्या किया, फुल्ली सिमेट्रिकल बनाया। मतलब ऐसे काट दो तो पूरा पूरा आधा का आधा बराबर तरीके से बढ़ जाएगा, एक तरफ भी थोड़ा ज्यादा कम नहीं होने वाला। कुछ लोग बोलेंगे सर वो क्या बोलते हैं, अपना किडनी का जो साइज है वो छोटा बड़ा हो सकता है सर। तो ये सब नहीं क्वेश्चन करो भाई बायोलॉजिकली, ठीक है। लेकिन क्या होगा, सिमेट्रिकली पूरा पूरा इक्वली डिवाइड हो जाता है। इसकी वजह से क्या है, अगर मैं उसको लेटरली इन्वर्ट भी करूंगा तो सीधा का सीधा ही रह जाएगा। मतलब ये आंख उतनी बराबर है, ये आंख उतनी बराबर है। अगर कहीं ऐसा होता कि ये आंख में कुछ प्रॉब्लम होती, मान लो कभी कभी क्या होता है, कुछ दिक्कत हो गई एक आंख में, तो फिर ये वाली आंख इधर दिखती, ठीक है, ऐसा होता है। लेकिन सब कुछ थैंक्स टू गॉड, सब कुछ इक्वल है, सब कुछ सही है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरा जो इमेज है वो पलट गया है, लेकिन सच में पलट जाता है जब अगर आप किसी मिरर के सामने अपने आप को देखते हो तो, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब इसके जो ये इमेज जो यहां पे बना ना, जो आप रियल में देख रहे थे पीछे उतना बन रहा है, लेकिन ये जो सामने बन रहा है, ये देखो, अब देखो उसी चीज को हमने क्या किया, रे डायग्राम फॉर्म में लेके आया। अब इसके लिए कुछ कानून, कुछ रूल भी तो लगता होगा भाई, कि आखिर ये बना कैसे, इधर उसका वजह क्या है, कैसे बना होगा, सब यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना, ये बना किधर से, ऐसे कैसे बना। तो फिर जाहिर सी बात है, यहां पे क्या करेंगे भाई, जो जितने एंगल से जाएगा, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, वहां से जितने एंगल से जाएगा उतने एंगल से वापस आएगा, जितने एंगल से जाएगा उतने एंगल से वापस आ जाएगा, ठीक है, जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है। तो वो क्या काम करते हैं, पीछे की तरफ लाइट को, पीछे की तरफ क्या करेंगे, ये लाइन को मिला देते हैं, तो ऑटोमेटिक वो पीछे की तरफ मिल जाता है। तो वहीं से हम लोग क्या करते हैं, ये अभी आगे चलकर यही से पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वहां पे बातें क्लियर कर देंगे, ज्यादातर चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे भाई, पहले पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको ये समझ में आएगा प्लेन मिरर के बारे में। अब देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के लॉज क्या होते हैं, क्यों मैं ये बता रहा हूं, अभी भी इसी वक्त बता रहा हूं, क्योंकि प्लेन मिरर है भाई। तो आपने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है भाई, जस्ट जो जहां पे लाइट पड़ेगी, लाइट पड़ने के बाद जस्ट रिवर्ट हो जाती है, जस्ट बाउंस बैक हो जाती है। तो उसके कुछ लॉज है, कुछ कानून भी तो है जिनको हमें जानना चाहिए।
कि आखिरकार कैसे होती है ऑब्जेक्ट, जो लाइट पड़ती है वो रिफ्लेक्ट होती है, तो उसको रे डायग्राम में बनाना रियलिटी कितना आसान है ना, लेकिन रे डायग्राम में बनाना उसके लिए कुछ कानून पढ़ना पड़ेगा, कुछ लॉज, कुछ रूल्स सब होंगे, उनको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात तो जो लॉ है भाई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उनको जानना होगा। तो वो क्या है आखिरकार? तो सबसे पहला लॉ तो ये है, फर्स्ट लॉ ये है कि अगर मान लो कोई भी मिरर ले लिया जाए, कोई भी मिरर ले लो, ठीक है, उसको जस्ट जो वर्टिकली डिवाइड करती है जो लाइन, उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं बेटा। सबसे पहला पॉइंट, छोटी छोटी बातें जिसको याद रखो। कोई भी मिरर ले लो, उस मिरर को जो सीधा सीधा लाइन जो डिवाइड करती है वर्टिकली, उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। अब यहां से जब कोई रे ऑफ या इंसिडेंट लाइट जब उस सरफेस पे पड़ती है, इंसिडेंट लाइट ये सरफेस पे जब पड़ेगी, यहां पे इंसिडेंट लाइट, तो जितने एंगल से ये आएगी, इंसिडेंट एंगल जिसको हम लोग बोलते हैं, उतने एंगल से बेटा फिर से जस्ट वापस चली जाएगी, जिसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो ये पहला लॉ है कि जो इंसिडेंट एंगल होगा वो रिफ्लेक्टिंग एंगल या रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो हाउ वी कैन डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या बोलोगे भाई, कैसे डिफाइन करोगे? दैट ऐसे बोलोगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल विल बी इक्वल टू रिफ्लेक्टिंग एंगल, बस, या एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, सबसे पहला। दूसरा लॉ ये, यार ये सब क्या लॉ कैसे बना दिए, क्या है इसके अंदर? दूसरा लॉ क्या है भाई, कि जो नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर होंगे। सही बात है, एक ही प्लेन पर है भाई, तो एक प्लेन पे होंगे नॉर्मल, रिफ्लेक्शन एंड इंसिडेंस। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन, है कि नहीं? क्या है इसके अंदर, रटना नहीं है, समझना है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भाई, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, पहला क्या है भाई, I इज इक्वल टू आर, पहला क्या है भाई, I इज इक्वल टू आर, बस ये है। और दूसरा क्या है, I आर एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन, बस, ठीक है। तो ये हमें क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन कभी कभी आ सकता है 1 मार्क के लिए, तो ये पहला लॉ, ये दूसरा लॉ, ठीक है। तो ये हमें जानना जरूरी है, क्योंकि इसका यूज करेंगे यार, इसका यूज करेंगे। कोई प्लेन मिरर होगा, ऐसे मान लो एग्जांपल, लेकिन यहाँ पे प्लेन मिरर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, ये कैसे दिखेगा एग्जैक्टली उधर, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगा देंगे ऐसे, तो जितना एंगल से जाएगा उतने एंगल से वापस चला आएगा। फिर अगर इसको इधर से दिया जाए, फिर जितने एंगल से जाएगा उतने एंगल से वापस चला आएगा। ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अगर लगाया जाए तो एंगल जितने एंगल से जाएगा उतने एंगल से वापस चलाएगा, जितने एंगल से जाएगा उतने एंगल से वापस चलाएगा। अब अगर इसको पीछे की तरफ मिलाओगे ना बेटा, ये पीछे की तरफ अगर इसको मिलाया जाए, ये लो अपने पास सामान है मिलाने वाला, मारने वाला नहीं, ठीक है। तो अगर इसको पीछे की तरफ मिलाया जाए, ऐसे इसको पीछे की तरफ जब मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे, तो क्या करेगा, ऑटोमेटिक देखो ना कौन से पॉइंट पे, ये देखो कट गया, ऑटोमेटिक ये पॉइंट पर कट जाएगा। और एक बात बताऊं, एक बात ये भी याद रखना, आगे चलकर हमें क्या है, स्फेरिकल मिरर में बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। तो जहां पे पॉइंट, जहां पे दो लाइन आपस में कट जाते हैं ना, उसको हम लोग क्या है भाई, उसी को इमेज बोलते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है O, और जहां पे दो लाइन आपस में कट जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज। तो देखो जितना दूरी पे ये ऑब्जेक्ट था उतनी दूरी पे ये इमेज बन गया। तो अब देख, लेकिन पीछे की तरफ बना, आगे की तरफ देखो यहां पे कहीं मिलेंगे ही नहीं, तो आगे की तरफ नहीं मिले, पीछे की तरफ मिले, इसलिए हम लोग इसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे। ठीक है, पीछे की तरफ बनना मतलब वर्चुअल इमेज, इसलिए मैं डॉटेड लाइन से बनाया, क्योंकि डॉटेड लाइन से इसलिए बना रहा हूं, मतलब क्या कि ये पीछे की तरफ है, ठीक है, आपस में रियल में नहीं मिल रहे हैं, इमेजिनरी है एक तरीके से। ठीक है, ये बात समझ में आ गया भाई। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का देखो सबसे पहले ही डायरेक्ट यूज कर लिया। और ये जो नॉर्मल होगा, अगर आपको डिक्टो बनाना था तो आप यहां पे एक नॉर्मल लेते, यहां पे एक नॉर्मल लेते, तो एंगल भी एकदम बराबर होता, तो एकदम बराबर दूरी बनता है यहां पर। ठीक है, तो इसका यूज हमने कर लिया यहां पे।
है कि नहीं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज कर लिया ना। तो ऐसे इमेज बनता है, प्लेन मिरर ले लो, प्लेन मिरर की मैं बात कर रहा हूं खासकर। उसके बाद अगर दो प्लेन मिरर को 90 डिग्री पे रख दिया जाए तो कितनी इमेज बनेंगे सर? दो प्लेन मिरर लो, एक प्लेन मिरर ऐसे इधर से ले लो, ऐसे एक प्लेन मिरर इधर ले लो, ठीक है, ऐसे, और यहां पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए तो सर कितने इमेज बनेंगे? तो आप सोच रहे होंगे सर यहां पे एक इमेज बनेगा, यहां पे एक इमेज बनेगा, यहां पे एक इमेज, यहां पे एक इमेज बनेगा, इसका इधर भी बनेगा, और क्या। लेकिन रियलिटी क्या है भाई? रियलिटी कुछ अलग है। रियलिटी क्या है कि आपको अभी प्रैक्टिकली मैं करके दिखाने वाला हूं, तभी आपको समझ में आएगा। और अगर इनके एंगल को चेंज कर दो भाई, दो मिरर है, उनके एंगल को चेंज कर दो, 45 डिग्री कर लो। ये एंगल है इधर, एक मिरर है इधर पीछे की तरफ, देखो ये मिरर है, एक मिरर इधर है, यहां पे किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे 45 डिग्री पर, डिग्री बदलने पर नंबर ऑफ इमेज चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है बेटा, ये चाहे सिलेबस में रहे या ना रहे, इसको जानना जरूरी है, छोटी छोटी चीजें हैं। तो नंबर ऑफ इमेज जो आप बराबर रखते थे, नंबर ऑफ इमेजेस, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होता है भाई, एन से डिनोट करते थे, वो क्या होता है 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1। तो यहां पे 360 मतलब क्या है, पहले से ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, थीटा मतलब कितने एंगल पे रख रहे हो, तो अगर 90 डिग्री पे रख रहे हो तो 360 डिवाइड बाई 90 माइनस 1 मतलब 9 4 जा 36, 4 माइनस 1 मतलब 3, तो 90 डिग्री पे रखोगे तो 3 इमेज बनेगा, 45 डिग्री पे रखोगे तो 7 इमेज बनेगा, ठीक है, 7 इमेजेस बनेंगे, आपको मल्टीपल इमेजेस बनने लगेंगे। तो बेटा चलो इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो ये हमारा दो प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर नंबर 1 और ये प्लेन मिरर नंबर 2। कितना आसान सेटअप है ना। एक वुडन बॉक्स लिया, इसके अंदर हमने क्या किया, दो प्लेन मिरर को जोड़ दिया, ठीक है, जस्ट नॉर्मली जोड़ दिया, जिससे हम लोग इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। और यहां पे हमने स्केल लगा दिया 360 180 डिग्री का, ये पूरा स्केल लगा दिया है, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, इन्हीं मिरर को हम क्या काम करेंगे, अलग अलग एंगल पर रखेंगे और देखेंगे इमेज कितना बनता है। कोई भी ऑब्जेक्ट रखूंगा, ये मार्कर रखूंगा, इसका देखूंगा, गिनूंगा कितना इमेज बनता है। तो देखो मैथमेटिकली इसको अगर पढ़ा जाओ, आप जो नॉर्मल पढ़ते हो, तो ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1, ये नंबर ऑफ इमेज होता है। तो अगर मान लो इनके बीच में अगर एंगल लिया जाए, दोनों के बीच में, दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर बेटा, ये एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। तो अगर आप इनके बीच में 90 डिग्री ले जाए, देखो 90 डिग्री मतलब हो गया ना 90 डिग्री, देखो 1 ये पूरा 90 डिग्री बन गया। तो अगर इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री ले जाए, तो देखो जरा 360 डिवाइड बाई 90 माइनस 1, 9 4 जान 36, तो 4 माइनस 1 मतलब 3 इमेज बनेंगे। मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहां पे रख दिया जाए, ये ऑब्जेक्ट है, तो कितने इमेज बनने चाहिए भाई, 3। आओ देखते हैं, देखो ये ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है, एक इमेज इधर बनना है, 1 2 और इधर ये 3 इमेज बनना कि नहीं है। जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे प्रूफ कर रहे हो, एग्जैक्टली यहाँ पे दिख रहा है प्रैक्टिकली। तो ये होता है हमारा थ्योरेटिकल स्टडी और ये होता है हमारा प्रैक्टिकल स्टडी। कितना फर्क होता है, थ्योरेटिकली जो देख रहे हो उसको प्रैक्टिकली कर रहे हो। नहीं मेरे को एंगल अलग करना है सर, 120 डिग्री करके दिखाओ, ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं, मैं 120 डिग्री करता हूँ, ठीक है। n बराबर 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1, n मतलब नंबर ऑफ इमेज, ठीक है। चलो इनके बीच में 120 डिग्री लेता हूं, तो 360 डिवाइड बाई 120 माइनस 1 दैट इज कॉल्ड 12, 3 जाएगा तो 3 माइनस 1 मतलब 2 इमेज बनेगा। तो चलो इनके बीच में दो एंगल, इनके बीच में जो एंगल लिया जाए ये 90 है और इसको 120 कर दिया जाए। देखो ना ये 120 यहाँ पे आया, देखो वो ये इधर देखो ये 120 लिखा है, ये 120 लिखा है, ये 90 यहाँ से रहेगा, तो 90 इधर था, 9 और 30, 90 और 30 कितना हो जाएगा 120 डिग्री लूंगा तो 2 इमेज बनेगा। देखो बेटा मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा, कितने इमेज बन रहे हैं, देखो 1 और 2 इमेज बन रहा है ना। जो आप यहाँ पे देख रहे हो एग्जैक्टली वहां पे बन रहा है कि नहीं बताओ। अच्छा एक बात और है, ये नहीं सर ये यहाँ पे पहले से ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है, अरे भाई मार्कर रख दे रहा हूँ, इधर देखो 2 मार्कर दिख रहा है कि नहीं, देखो ना एक इधर एक इधर, 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो नहीं सर आप अलग कोई करके दिखाओ, चलो कोई दिक्कत नहीं मैं अलग करके दिखाता हूं। चलो भाई आप बराबर जानते हैं n इज इक्वल 360 डिवाइड बाई थीटा माइनस 1, सर 180 करके दिखाओ, ठीक है भाई 180 डिग्री में ले लेता हूं, 180 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिवाइड बाई 180, ठीक है, यहाँ पे 180 ले लिया माइनस 1, तो 18 2 36, 2 माइनस 1 मतलब 1 इमेज बनेगा। तो अगर दोनों के बीच में एंगल कितना ले लिया जाए भाई 180 डिग्री लीजिए, 180 डिग्री मतलब क्या भाई ये 90 और इधर 90,
तो टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। फिर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखोगे ना, यहाँ मैं ही देखो अकेला अकेला दिख रहा हूं मैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखोगे तो देखो कितना दिख रहा है, सिर्फ एक दिख रहा है, देखो ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही दिख रहा है, तो 180 डिग्री पर एक दिख रहा है, जो यहाँ पे देख रहे हो एग्जैक्टली वहां पे प्रूव कर रहे हो। वैसे ही अगर आप मान लो इनके उनके बीच में एंगल 45 दे देंगे, अगर 45 कर ले तो बेटा कितना नंबर ऑफ इमेज मिलेगा, जरा बताओ। इसको आपको प्लेन मिरर लेना है दो और इसको करके दिखाना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आपने क्या देखा है, प्रैक्टिकली क्या देखा, नंबर ऑफ इमेजेस। यही होता है बेटा पढ़ाई करना। देखो ये चीज आपको ना 8th में पढ़ते थे, आपको समझ में नहीं आता था। 8th में पढ़ने के बावजूद भी आपको क्या है पूरा रटते थे नंबर ऑफ इमेजेस। 11 में भी पढ़ते नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय थीटा माइनस 1 और इवन पता नहीं क्या क्या पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन एंगल ऑफ बाइसेक्टर, लेकिन आपने क्या किया, जस्ट प्रैक्टिकल देखा, कितना क्लियर बात समझ में आ गया। तो हमें क्या काम करना है, जहां पे प्रैक्टिकल की जरूरत है वहां पे प्रैक्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, फिर देखना मजा पढ़ाई का पूरा मजा आ जाएगा, कुछ बचा ही नहीं जाएगा। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर के बारे में देखेंगे भाई क्या क्या उसके अंदर स्फेरिकल मिरर के इमेजेस कैसे कितने तरीके से बन सकते हैं, इमेजेस बनाएंगे, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्मेशन मतलब कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर का, उसके बाद उसके रूल्स कुछ होंगे, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे स्फेरिकल मिरर्स के, वो सब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।